दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऊर्जा, उत्साह, उमंग के नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, हमारा देश भारत विविध संस्कृतियों, विविध रीति रिवाजों का देश है और ये पर्व त्योहार जो आते हैं हमें एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, समरसता बढ़ाते हैं, अनेकता में एकता की एक नई मिसाल दुनिया को दिखाते हैं। पर्व और त्योहारों के जरिए हमारे बाजारों में भी रौनक लौटती है, हमारी खुशियां भी हमें हमारे नज़दीक आती हैं। अब जैसे कि फेस्टिव सीजन आने वाला है तो नवरात्रि से ही दिवाली की तैयारी और बाज़ारों की सजावट शुरू हो जाती है। ऐसे स्थिति में कई सारे ऑफर ऐसे आते हैं, कई ऐसे विकल्प हमारे सामने रहते हैं जहां हम अपने धन का उपयोग कर सकते हैं। उनमें से एक है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का बाजार इस समय क्या संकेत दे रहा है निवेशकों के लिए और आवासीय उद्देश्य से खरीदने वालों के लिए, इस विषय पर आइए आज हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी और निवेश। और इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री संजीव सिंह ठाकुर साहब। संजीव ठाकुर जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्रेडाई भोपाल चैप्टर से हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित आप जो भी सवाल करना चाहते हैं, जो भी आपकी जिज्ञासा है, सीधे टेलीफोन करके हमारे एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। नोट कीजिए हमारे फोन नंबर्स 0755 भोपाल का एसटीडी कोड है। भोपाल के दर्शक ये एसटीडी कोड लगाकर 2660049 नंबर पर टेलीफोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फोन करने के लिए। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो वास्तव में ये बड़ा ही अनुकूल समय है, क्योंकि निवेश का, बाजार का एक थंब रूल होता है कि मंदी जब होती है उस मंदी का फायदा उठाना चाहिए और समझदार और जो बुद्धिजीवी निवेशक हैं वो इसको गवाते नहीं है, तुरंत उसका फायदा उठाते हैं। तो आइए बात करते हैं। संजीव सिंह ठाकुर साहब, इस समय लंबे समय से कि प्रॉपर्टी में मंदी देखी जा रही थी, लेकिन हो सकता है ये विक्रेता के लिए एक अच्छी ना हो या कम फायदेमंद हो, लेकिन क्रेता के लिए कैसा समय है? सबसे पहले तो मैंने आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कुमरे साहब, और ये बहुत अच्छे समय पर आपने ये बात और ये प्रोग्राम किया मैं कहूँगा, क्योंकि अभी कुछ समय से हम लोग सब भी रियल एस्टेट विक्रेता ये फील कर रहे हैं कि समय अब धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है। और ये जो समय आ गया है, अभी तक हम बात करते थे कि प्रॉपर्टी सबसे नीचे है, ले लीजिए, आज इसके नीचे नहीं जाएंगी, लेकिन हम पिछले कुछ समय से संदेश देख रहे हैं, ऐसे हमको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि प्रॉपर्टी अब धीरे धीरे उठाव की ओर है। तो ये बहुत अच्छा समय है। सारे बिल्डर्स पिछले पैंडेमिक से जूझने के बाद और बहुत अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे ऑफर्स अभी मार्केट में दे रहे हैं। और ज्यादातर प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे, तो वो नियर कंप्लीशन होती जा रही है। ऐसा समय होता है जब जो सही इन्वेस्टर हैं या जो मकान लेना चाहते हैं वो अपनी सारी देख परख कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगा सकते हैं, और क्योंकि उनको बहुत जल्दी पोजीशंस ऑफर हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस नवरात्रि में और दिवाली के बीच में आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। सारे पेपर्स, रेडियो, टीवी आपको ऑफर से भरे मिलेंगे, क्योंकि लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अब ये समय आ गया खरीदने का, और साथ में जो सेलर हैं, हम बिल्डर्स हैं, हमको भी एहसास हो गया है कि अब ये सही समय है कि अब हम अपनी चीजों को बिल्कुल फेस्टिव सीजन आते ही काफी कुछ तैयारी लोग कर लेते हैं। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, नंद स्वरूप मिश्रा जी। नंद स्वरूप जी, हेलो। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी गांव बकौली पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं सभी जानना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी के लिए हम लोग निवेश करते हैं तो हम किस प्रकार से निवेश करें जिससे हमारा पैसा सुरक्षित है। दूसरी चीज, हमें आवास के लिए किस हिसाब से निवेश करना चाहिए और एग्रीकल्चर के लिए किस हिसाब से निवेश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इन वन क्वेश्चन कर दिया नंद स्वरूप मिश्रा जी ने कि अब आप इनको एक एक करके सारी जिज्ञासा। देखिए, कुछ समय से 2017 के बाद रेरा जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गया है, इसके बाद अब आपको आवास में निवेश करना तो बहुत आसान हो गया है। आप चीजों जो भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसको देखें कि वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है कि नहीं। पहले बहुत सारे 22 से 25 डिपार्टमेंट्स में परमिशंस होती है और हम सबको चेक करना पड़ता था किसी भी ग्राहक को खरीदने के पहले कि उन्होंने परमिशन ली है या नहीं ली है। अब आप सिर्फ रेरा नंबर देख लीजिए, उनकी वेबसाइट पर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, आप उनको देख लीजिए, आप बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, रेरा में रजिस्टर्ड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अब आप
किस तरह का प्रोजेक्ट चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं, तो आपकी चॉइस पर निर्भर है। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट आप चाहते हैं, अगर रेरा रजिस्टर्ड है, और आप उसके बाद अपने लोगों से जरूर उसमें पूछिए, सिर्फ रेरा पर भी भरोसा मत कीजिए। लोगों से माउथ पब्लिसिटी किसी प्रोजेक्ट की जो होती है, वर्ड ऑफ माउथ पे जरूर जाइए। लोगों से पूछिए जो वहाँ रहते हैं या उस बिल्डर के साथ काम कर चुके हैं, आप उन्हें जरूर पूछें कि भाई ये प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, इनका क्या इतिहास है, और उसके बाद आप एक सुरक्षित निवेश बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। फील्ड की जानकारी, फील्ड की संतुष्टि आपको आसपास के लोगों से मिलेगी, अपने स्वजनों से मिलेगी, परिचितों से मिलेगी, और जो खरीदार हो चुके हैं उनसे, ग्राहकों से भी मिलेगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होती है। माल बेचने के बाद क्या उसकी सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस, वो काफी मायने रखती है। और दूसरी बात ये है कि आपको, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि कई सारे विभाग, ऐसी कार्यालयीन जो प्रोसेस होती थी, कई सारे विभागों में जाना पड़ता था, लेकिन रेरा ने सब कुछ को एक जगह समेट कर रख दिया है। धनस्वरूप मिश्रा जी ये भी जानना चाह रहे थे, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से हैं, कि इस समय ठीक है मेट्रो में तो काफी कुछ प्रोजेक्ट हैं और एक नए टेक्नोलॉजी और जमाने के साथ उनके लिए काफी सुविधाएं हैं, लेकिन कई जो छोटे शहर हैं, जो गांव के नजदीक हैं, जहां कुछ ग्रामीण हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए नजदीकी शहर में भेजते हैं, उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि एक घर का सपना तो हर इंसान के दिल में होता है? देखिए, रेरा, अगर जैसे उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे, तो एग्रीकल्चर भी पूछा था उन्होंने और रेजिडेंशियल भी पूछा। रेजिडेंशियल में तो आप ये मान के चलिए कि पूरे देश में, चाहे वो छोटी जगह हो या बड़ा, रेरा सब जगह लागू हो रहा है। तो आप रेरा को एक क्राइटेरिया राष्ट्रीय स्तर पर है। पर जहां तक एग्रीकल्चर लैंड की बात है, अगर वो कोई एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे कागजात होते हैं, जैसे उसकी बही होती है, उसका B1 होता है, खसरा होता है, उनको जरूर चेक करें कि उस व्यक्ति के नाम पर है कि नहीं, उस पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, बैंक में पता कर लें कहीं मॉर्गेज तो नहीं है। ये छोटी मोटी बातें पता करेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड में तो बहुत आसानी से आप इन्वेस्ट कर। बिल्कुल जी संजीव जी, एक सर्च रिपोर्ट होती है जी, तो एग्रीकल्चर लैंड पे छोटी जगहों पे मुश्किल होता है उसके लिए, पर सर्च रिपोर्ट एक बहुत अच्छा टूल है जो आपने बताया। अगर आप किसी ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले जो किसी बिल्डर से संबंधित नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो रेरा में नहीं है, और किसी ऐसे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, तो सर्च रिपोर्ट वो चीज होती है जो आपको पूरे 12 साल का क्राइटेरिया हिस्ट्री बताती है कि आपको उस पर कोई और ट्रांजैक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आपको लेने के पहले सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकती है। तो आपने बहुत अच्छा कमाई साहब ने बताया कि सर्च रिपोर्ट पे आप किसी भी वकील से करा सकते हैं, बहुत नॉमिनल फीस होती है, वो रजिस्ट्रार में जाके सारा डिटेल निकाल लाते हैं और आपको सामने पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस टूल से आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं। और संजीव जी, आजकल तो जब से रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ है, एकदम ट्रांसपेरेंसी आ गई है बहुत। अब तो आप B1 B2 पता करना है आपको तो बहुत तुरंत, आजकल तो सारे ऐसे केंद्र खुल गए, सरकार ने खोल दिए हैं, इनमें आप जाएं तो आपको 15 मिनट में B1 B2 मिल जाते हैं। पहले जैसे पटवारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो भी अब नहीं है। और बल्कि हम तो जो रूरल एरिया में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि वैसे तो लगभग हो गए हैं, लेकिन जितना हो सके आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये अपने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होइए। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी के साथ आप फ्रेंडली हो जाएंगे, सब मोबाइल सबके पास रहते हैं, ऑनलाइन सारा कुछ सर्च किया जा सकता है जी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी में निवेश, गोल्ड में निवेश और एक बैंक, ये बड़े परंपरागत, मतलब हमारे पीढ़ियों से चले आ रहे, हमारे भारतीय परिवेश के अनुसार ये बड़े एक ऐसे जरिए रहे हैं, माध्यम की, जहाँ निवेश किया जाता है जी। तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, चूंकि आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र से हैं, रियल एस्टेट में इस समय आप अभी वर्तमान समय को देखते हुए, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए क्या सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, रियल एस्टेट में देखिए या शेयर मार्केट में आप देखें, कोई भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा लॉन्ग टर्म देखिए। आप कभी भी 2 या 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट मत देखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मोर देन 10 इयर्स, 10 साल से ज्यादा, 15 साल, 20 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रियल एस्टेट को माना जाता है हिस्टोरिकली कि ये पीढ़ियों का निवेश होता है। तो जब आप पीढ़ियों के हिसाब से निवेश कर रहे हैं, तो आप इसको 10-15 साल का होराइजन अगर देखेंगे, तो ये सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास एक ऐसी चीज होती है जिसको आप महसूस कर सकते हो, टेंजिबल बात की जाती है कि आप उसमें रह सकते हैं, आप उन चीजों को देख सकते हैं, तो आपको एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। दूसरी बात ये कि ये देखा गया, पूरा डेटा जब चेक किए गए तो देखा गया कि इसमें 3 से 4% के आसपास आपको एक रिटर्न हमेशा रेंट के रूप में या किसी रूप में आपको मिल ही जाता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री में सबसे बड़ा फर्क ये है कि डेवलपिंग कंट्री में प्राइस का एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा होता है। तो चूंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को पिछले आप 20 साल में अगर ऑब्जर्व करेंगे या और भी हिस्टोरिकली ऑब्जर्व करेंगे, तो 12 से 18% आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, और ये बहुत अच्छा रिटर्न निवेश नहीं है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड एक अच्छा निवेश है,
मैं गोल्ड को बुरा नहीं मानता, लेकिन गोल्ड का ये है कि सिर्फ आप उसको किसी आभूषण में परिवर्तित कर सकते हैं या उसको कोई लोन ले सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा निवेश है जो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है, जो और कोई निवेश नहीं बढ़ाता है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई अच्छी चीज है, तो आपका समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होती है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो रियल एस्टेट बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है, जिसको मैं मानता हूं कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये आपकी पीढ़ियों में आपको याद करने वाली चीज होती है, जो आपके आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। बिल्कुल, एक धरोहर के रूप में आप आने वाली पीढ़ी को ये सौंप के जाते हैं। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं रायसेन से, भोले शंकर जी। हेलो हेलो, भोले शंकर जी, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज। सर जी, आवाज आ रही है? आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए तो आपको स्पष्ट सुनाई देगा और हमको भी आपका सवाल आएगा। जी जी सर, टीवी का बटन तो कम है जी, अब सवाल कीजिए, स्वागत है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार, आवाज आ रही है? जी, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी मंडदीप में जी, अपने डिस्ट्रिक्ट रायसेन लगता है जी। हेलो। हाँ हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज आवाज आ हम रही है तक पहुंच क्या? रही है। हाँ, हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कंटिन्यू करिए। जी जी जी, हमने एक लोटस पार्क कॉलोनी है, इसमें बिल्डर था कमलेश मोडवानी, यहाँ से हमने मकान लिया हुआ था, प्रॉपर्टी खरीदी थी। एक्चुअली बिल्डर ने जो कॉलोनी 25-30 एकड़ में बनाई हुई है, उसने पानी का आउटलेट नहीं दिया है, और आउटलेट जो दिया है हम लोगों को गुमराह करके कॉलोनी का आउटलेट 10 फुट जमीन के नीचे से आउटलेट निकाल रहा है। इस साल से 16 में भी बाढ़ आ चुकी थी हम लोगों के यहाँ पर, और 2020 में 2 बार बाढ़ आई। तो सर, मैं सजेशन चाहता हूँ कि इसके लिए हम बिल्डर के खिलाफ क्या कर सकते हैं। चलिए, हमारी आप ये एक्सपर्ट हैं संजीव जी, बिल्डर से कुछ इनकी ये संतुष्टि नहीं है इनको, तो ये कहाँ अपील कर सकते हैं या जहाँ जाके ये अपने पेपर दिखा के इसको न्याय मिले? बिल्कुल, देखिए थोड़ा यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम लोगों ने काफी अनुभव किया है इस बात को। कई बार क्या होता है, जैसे ये बाह्य विकास कहलाता है, जो ये बाहर की तरफ कॉलोनी के बाहर किसी चीज से कनेक्ट है, सीवरेज लाइन कनेक्ट करना, इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्ट करना, रोड कनेक्ट करना, ये सब एक्सटर्नल डेवलपमेंट में आता है। और ज्यादातर केसेस में, जैसे मंडीदीप को बता रहे हैं, वहां चूंकि छोटी जगहों पर ज्यादातर केसेस में इसमें जो भी अथॉरिटी रहती है, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उसको जोड़ के दें, और बिल्डर एक पैसा जमा करता है। कुछ बार कई बार ऐसा भी होता है कि वो जमा नहीं करते हैं, कुछ उनकी खुद भी जिम्मेदारी ले लेते हैं। मुझे नहीं पता इस स्पेसिफिक केस के बारे में, तो मैं नहीं बता सकता, पर इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि वहां जो भी नगर पालिका होगी उस पर जाकर, जो भी लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी होगी उस पर जाकर आप संपर्क करें, उनसे पूरी डॉक्यूमेंट के साथ मिले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि सीवरेज की लाइन कहीं जुड़ी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है वहां पर, तो ये लोकल अथॉरिटी बिल्डर के साथ मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर देगी, क्योंकि आपकी बेसिक नेसेसिटी है। बिजली, पानी, रोड आपकी बेसिक नेसेसिटी है, आपके पानी का निकास बहुत आवश्यक है। तो आप लोकल अथॉरिटी से मिलें और बिल्डर को भी भरोसे मिले। अगर आपको लगता है कि वे बिल्डर बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एक अलग बात है, पर यूजुअली बिल्डर ऐसा नहीं करते हैं कि उनको भी व्यापार आगे करना है। वो चाहते हैं कि कॉलोनी आगे लंबे समय तक चले, क्योंकि जैसा मैंने बताया, वर्ड ऑफ माउथ से ही पूरा व्यापार है हमारा। तो उनको साथ सपोर्ट में आप लें, और उसके बाद आप लोकल अथॉरिटी से मिले, आपको जरूर उसका सोल्यूशन मिलेगा। कि जब कॉलोनी बनती है तो पूरा सर्वे होता है, इसका ड्रेनेज कहाँ जाएगा, इसकी बिजली की लाइन कहाँ। कुल मिला के ये है कि इनकी जो समस्या है उसका पहले कार्य क्षेत्र देखें, किसके अंतर्गत आता है, स्थानीय शासन, नगर पालिका वगैरह के आता है, या फिर बिल्डर से संबंधित है। अगर ऐसा है तो रेरा में जा सकते हैं, रेरा में भी जा सकते हैं। ठीक है। अभी हमने देखा कि ऐसा एहसास हुआ पूरी दुनिया को, जो किसी ने सोचा नहीं था। कोरोना काल की बात कर रहा हूं मैं। तो इस दौर में निवेश के कई सारे जो जरिए थे, विकल्प जो थे, वो काफी कुछ अप डाउन उसमें दिखाई दिया है। उनकी तुलना में अगर हम देखें, जैसे मार्केट, शेयर मार्केट को लें या गोल्ड को लें या किसी बैंकिंग सेक्टर को भी लें, तो उसकी तुलना में रियल एस्टेट को आप कहाँ एक लेवल पर पाते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि हम सभी रियल एस्टेट व्यापारी इस बात को लेकर बड़ा सशंकित थे जब कोरोना आया था। लेकिन ये एक हम लोगों ने अनुभव किया कि जो रहवासी हमारे इनक्लोज कैंपस में नहीं रहते थे या किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं रहते थे, उनको एक खास महसूस हुआ कि हम इस कोरोना में हमें किसी ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी में, जो कि किसी RWA द्वारा संचालित है, जो इनक्लोज्ड है, जहां पर कि क्लोज कैंपस है, वहां रहना चाहिए। और इससे लोगों के क्राइटेरिया बहुत बदले, लोगों की चाहतें बहुत बदली।
लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट में इसलिए रुझान भी बढ़ा है कि लोग अब ऑर्गेनाइज जो वेल प्लान्ड सोसाइटीज हैं, कॉलोनीज हैं, उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छा सूचक है। जो लोग हमारे भाई लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आया है। इसके अलावा लोगों ने अपने घरों में चूंकि रहे हैं तो घरों की उनको कमियां भी महसूस हुई हैं। काफी लोगों ने अब हमारे जैसे रिक्वायरमेंट लोग बदल रही है। हमारे यहाँ जब अब लोग आते हैं तो बोलते हैं कि आपने ऑफिस स्पेस प्लान किया है कि नहीं किया। लोग पूछते हैं बच्चों की स्टडी कहाँ बनाई है आपने, क्योंकि पहले ये बातें नहीं होती थी। पुरुष घर से निकलते थे, सुबह शाम को लौटते थे, वीकेंड पे ध्यान नहीं दे पाते थे। अब वो 6-6 4-4 महीने जब घर में हैं तो उनको कमियां दिख रही हैं, तो लोगों की चॉइसेस बदल रही हैं और हमको भी डिजाइनिंग के नए मतलब कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। हमारे डिजाइनर भी इस बारे में विचार कर रहे हैं और हम लोग जितनी भी नई प्लानिंग आप देखेंगे उनमें इन चीजों को हम समायोजित कर रहे हैं। संजीव जी, उसमें ये भी एक सामने आ रहा है कि पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, संयुक्त परिवार होते थे, बड़े घर होते थे जी। अब तो स्मॉल फैमिली और बल्कि कहना चाहिए कि नैनो फैमिली यहाँ तक आ गए, तो छोटा परिवार है। लोग ये भी सोचते हैं कि बड़ी प्रॉपर्टी बना के क्यों इतना मेंटेनेंस में पैसा उसको जाया कर रहे हैं, तो छोटा घर और सुंदर जी सुरक्षित चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये कहाँ उनको मिल सकता है? देखिए कवर्ड कैंपस की कवर्ड कैंपस मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि कवर्ड कैंपस में जैसे इस बार कोरोना काल में काफी ऐसी सोसाइटीज में लोगों ने महसूस किया कि उनको एक महसूस ही नहीं हुआ कि कोई बाहर कोई एक पेंडेमिक चल रहा है। सोसाइटीज ने इतना अच्छा मैनेज किया, आरडब्ल्यूएस ने और बिल्डर्स ने इतना अच्छा मैनेज किया कि अंदर पूरा एक बड़ा परिवार हो गया। लोग बाहर जा नहीं सकते थे शाम को खेलने के लिए, सब बच्चे आपस में मिल रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। आज तक आप जिनसे मुलाकात नहीं, आपको पता नहीं था पड़ोसी कौन है, आज आप सबसे मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि कवर्ड है तो सिक्योरिटी पूरी मजबूत है, तो ये डर नहीं है कि हमारे यहाँ कोई आ जाएगा। कोई तो ये समय की मांग है कि आप सुरक्षित कैंपस अपने लिए चुनें, वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि अब मान लीजिए मकान खरीदने चाहता है कोई, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसमें पैसा ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए होम लोन वगैरह बैंक से मिलते हैं। उसके लिए कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको पहले से तैयार करके रखना चाहिए? देखिए बहुत अच्छी आपने बात पूछी, क्योंकि लोग मकान तो लेने का प्रयास करते हैं और सोचते भी कि मकान ले लेंगे हमको होम लोन मिल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे हमारे क्रेडिट रेटिंग बनती है। और जो यंग लोग हैं उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने जब से आपकी नौकरी शुरू होती है तभी से आप अपनी क्रेडिट रेटिंग अच्छा करना शुरू कीजिए। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह को आप बहुत ध्यान रखिए कि आपके उनके लोन लगातार पड़ते रहें, या जिन्होंने कभी लोन नहीं लिए वो लोन जरूर छोटा मोटा ले लें जिससे उनकी क्रेडिट बनती रहे। और आपकी पे स्केल की जो स्लिप है वो उस वक्त काम आती है। आपके जो फॉर्म 16 मतलब जितने भी आपके कंपनी में आपके जो टैक्स कट रहा है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, उन सर्टिफिकेट्स को आप संभाल के रखें। और मतलब कोई पुराने सालों के तो नहीं लगेंगे, लेकिन उस साल जिस साल आप लोन लेना चाहते हैं उस साल आपको बहुत छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बैंक की आपकी पासबुक लगती है, आपके जो कोई लोन चल रहा है छोटा मोटा तो या जैसा भी लोन चल रहा है उसकी एक स्टेटमेंट लगता है, आपकी एक पे स्लिप लगती है और आपका इसमें बहुत आसानी से लोन हो जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी रहे, और उसको जब तक आप अपना मकान ले रहे हैं आप अपनी क्रेडिट रेटिंग को बहुत अच्छा रखें, जिससे आपको एक तो ज्यादा लोन ऑफर हो सकता है, दूसरा कई बैंक हैं जो लोन में भी नेगोशिएशन करते हैं, लोन इंटरेस्ट रेट पे नेगोशिएशन करते हैं। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो आपको एक कम इंटरेस्ट पे भी लोन मिल सकता है, जो 20 साल के पीरियड में आपको अगर 0.25 का भी फर्क मिल गया तो कई लाखों रुपए हो सकते हैं वो। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे मार्केटिंग के फंडे को देखते हुए जैसे नवदुर्गा अभी शुरू हो गए हैं, तो काफी कुछ प्रॉपर्टी फेयर लगते हैं, बिल्डर्स द्वारा लगाए जाते हैं, संस्थाओं द्वारा लगाए जाते हैं। उसमें जो प्रोजेक्ट जिनका होता है वो बिल्डर भी कुछ मदद करते हैं क्या उनको लोन दिलवाने में, या किस तरह से वो उनको मदद करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ये मैं बताना भूल गया कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में जो कि रेरा से सर्टिफाइड है, यूजली वो बैंक से भी सारे अप्रूव्ड होते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में जाएंगे जहां पे आप लोन लेना चाहेंगे तो आपके बैंक की सारी फॉर्मेलिटीज आपके बिल्डर पूरी मदद करते हैं। आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया सिर्फ वही चाहिए, आपको बैंक को कुछ भी नहीं देना पड़ता है और आपके बैंक आपके घर आके आपके सारा लोन करते हैं। बात करते हैं संजीव सिंह ठाकुर साहब, इस समय लंबे समय से प्रॉपर्टी में मंदी देखी जा रही थी जी, लेकिन हो सकता है ये विक्रेता के लिए एक अच्छी ना हो या कम फायदेमंद हो जी, लेकिन क्रेता के लिए कैसा समय है? सबसे पहले तो मैंने आपको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कुमरिया साहब, और ये बहुत अच्छे समय पर आपने ये बात और ये प्रोग्राम किया मैं कहूँगा, क्योंकि अभी कुछ समय से हम लोग सब भी रियल एस्टेट विक्रेता फील कर रहे हैं कि समय अब धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है। और ये जो समय आ गया है, अभी तक हम बात करते थे कि प्रॉपर्टी सबसे नीचे है, ले लीजिए, आज इसके नीचे नहीं जाएंगी, लेकिन हम पिछले कुछ समय से संदेश देख रहे हैं, ऐसे हमको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि प्रॉपर्टी अब धीरे धीरे उठाव की ओर है। तो ये बहुत अच्छा समय है। सारे बिल्डर्स पिछले पैंडेमिक से जूझने के बाद
और बहुत अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे ऑफर्स अभी मार्केट में दे रहे हैं। और ज्यादातर प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे, तो वो नियर कंप्लीशन होती जा रही है। ऐसा समय होता है जब जो सही इन्वेस्टर हैं या जो मकान देना चाहते हैं वो अपनी सारी देख परख कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगा सकते हैं, और क्योंकि उनको बहुत जल्दी पोजीशंस ऑफर हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे इस नवरात्रि में और दिवाली के बीच में आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। सारे पेपर्स, रेडियो, टीवी आपको ऑफर से भरे मिलेंगे, क्योंकि लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अब ये समय आ गया खरीदने का, और साथ में जो सेलर हैं, हम बिल्डर्स हैं, हमको भी एहसास हो गया है कि अब ये सही समय है कि अब हम अपनी चीजों को बिल्कुल फेस्टिव सीजन आते ही काफी कुछ तैयारी लोग कर लेते हैं। बिल्डर, बैंक सब आपके सपोर्ट पे खड़े रहते हैं जब भी आपको कोई मकान चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स में। तो एक और देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा गलत फहमी के शिकार भी उसमें हो जाते हैं कि वो बैंक तो लोन दे देगा, ये मान के चलते हैं। जैसा आपने बताया ना कि जब तक डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे फाइल नहीं होंगे उसमें दिक्कत आती है। एक विभाग का और नाम आता है बड़ा महत्वपूर्ण है लोन लेने के लिए, टीएनसीपी। कई लोग जैसे आजकल देखा जाता है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां भी कॉलोनी काट के बना देते हैं, डाइवर्शन भी टेम्परेरी कुछ ऐसा, लेकिन टीएनसीपी नहीं होता तो बैंक नहीं देता जी। तो टीएनसीपी की क्या भूमिका होती है? जी देखिए, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग जो हमारा है, जिसे हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोलते हैं, इस विभाग की ये भूमिका है कि वो आप किसी भी प्लॉट पर अगर एक से या अधिक टुकड़े करके बेचना चाहते हैं तो आपको टीएनसीपी से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको एक कॉलोनाइजर लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसका क्राइटेरिया जो भी लोकल अथॉरिटी है वो आपकी हैसियत को देख के, फाइनेंशियल हैसियत को देख के, आपकी स्थिति को देखकर आपको वो देते हैं। उसके बाद आप जब टीएनसीपी में जाते हैं तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। उनका एक नियम है कि आप कितने बड़े प्लॉट काट सकते हैं, उनके सामने कितनी बड़ी आपको रोड छोड़नी पड़ती है, कितने गार्डन देना जरूरी है। क्योंकि मकानों को हम जब मकान लेना जाते हैं तो हमारे को बाद में महसूस होता है इस पूरी कॉलोनी में तो मकान है लेकिन गार्डन नहीं है, रोड इतनी छोटी है कि हमारी गाड़ियां उसमें फंस रही, जाम लग रहा है। तो इन सब चीजों को टीएनसीपी देखता है। इसलिए हर बैंक ये चाहता है कि आप एक बेसिक जो प्लानिंग है उसके कॉन्सेप्ट को इस बिल्डर ने पूरा किया है कि नहीं, जो सरकार के द्वारा निश्चित टैक्स है वो भरे हैं कि नहीं, जो उनके फीसेज हैं वो फीस सारी दी है कि नहीं। इसलिए टीएनसीपी बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शहरी क्षेत्रों में तो टीएनसीपी होता ही है, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जाना पड़ता है, आपको और भी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मान लीजिए आप ऐसे प्लॉट को लेना चाह रहे हैं जो सिर्फ प्लॉट काट कर बेच रहे हैं, जो पूरी तरह से लीगल नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनका टीएनसीपी करा लिया उन्होंने तो वो पूरी तरह से लीगल हो जाते हैं। तो आप जब भी संजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे कि हमने बात की कि सारा कुछ टेक्नोलॉजी पर है। भवन निर्माण की भी नई नई टेक्नोलॉजियां अभी सामने आ चुकी हैं जी, उनके बारे में थोड़ा दर्शकों देखिए। भवन निर्माण में तो हम लोग, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी हम बहुत पीछे हैं और हमें काफी अभी आगे जाने की जरूरत है। खासकर अगर आप देखेंगे तो बाकी देशों में मकानों को बनने के लिए 2-2, 3-3 साल नहीं लगते हैं। वहाँ हम अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जब हम 6 महीने और 3 महीने में भी मकान खड़े कर देते हैं, मतलब पूरी कॉलोनीज बन जाती हैं। उसके अलावा अब तो 3D प्रिंटर्स भी आ गए हैं जो मकान बनाने लगे हैं। चलिए वो तो दूर की बात है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे देश में जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करने की। काफ़ी बिल्डर्स कर रहे हैं और हमारे काफ़ी राज्य सरकारें उस पर कुछ ना कुछ छूट भी दे रही हैं, लेकिन अब ये बहुत आवश्यक है कि हम जो भी मकान आज हम लेने जाएं उन बिल्डर्स को भी ये बोलें कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या ग्रीन है कि नहीं। क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी पे अगर आप किसी ग्रीन टेक्नोलॉजी के मकान में रह रहे हैं तो आपको उसमें अपनी खुशी का एक अलग एहसास होता है, उसका वेंटिलेशन अलग तरीके से खुला होता है, उसमें जो सामान इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत प्रकृति के अनुकूल होता है। तो आप जब 40-50 साल वहां रहते हैं तो आपके शरीर पर एक बहुत जो कई तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं उनसे वो बचाता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में जो काफी एक नुकसान होता है प्रकृति को, धूल उड़ने के कारण या कई ऐसी टेक्निक्स के कारण जिससे हम पानी का दोहन कर रहे हैं और वहाँ का ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, या पानी को रिसाइकल नहीं कर रहे हैं। काफी ऐसी चीजें हैं जो ग्रीन बिल्डिंग, अगर आप किसी से सर्टिफिकेशन लेंगे, किसी बिल्डर से अगर आप पूछेंगे या किसी मकान को आप बनाएंगे तो ग्रीन बिल्डिंग अगर सर्टिफिकेशन उनके पास है तो ये सारी चीजों का वो मतलब आजकल बिल्डर भी और जनता भी पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक नजर आने लगी, बहुत आने लगे, और ये बहुत जरूरी है कि हम उसको और प्रमोट करें। मतलब मैं बायर से बोलना चाहूंगा कि उनको इस बारे में बात करनी चाहिए। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ संजीव जी, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। चलते चलते बड़े संक्षेप में बताइए कि अगर ग्रामीण वर्ग जो है वो अपने खेत का या किसी कुछ व्यवसाय का उपयोग करना चाहे तो किस तरह कर सकता है? मेरा इशारा गोदाम वगैरह की एक व्यवसाय का उपयोग कर सकता है।
देखिए व्यवसायियों पे गोदाम या शॉप जब आप बनाना चाहें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी जिस आपकी जमीन है वो किस तरह की विड्थ के रोड पर है। अगर रोड विड्थ प्रॉपर है तो आप अपने जमीन का लैंड यूज भी चेंज करा सकते हैं, जिससे आप लीगल तरीके से गोडाउन या शॉप बना सकते हैं और उसमें आपको लोन भी मिल सकता है और आपको आगे कभी भी सेल करने जाएंगे तो अच्छी कीमतें भी मिल सकती हैं। तो अगर रोड विड्थ आपकी अच्छी है तो टीएनसीबी जैसा मैंने आप बताया, आप वहां जाकर अपना लैंड यूज के बारे में इंक्वायरी करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप उस तरीके से जब अप्रोच करेंगे अपनी जमीन को तो अपना व्यवसाय डेवलप भी कर सकते कर हैं। सकते हैं। तो संजीव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज के कार्यक्रम में दी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। वो इसलिए